अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका नाम है ईसीजी। और ईसीजी जो है वो एक मुश्किल टॉपिक है डॉक्टर्स के लिए, लेकिन उसको अगर सही तरह समझा जाए तो वो इजी बन जाता है। तो ईसीजी जो है हम उसको इस तरह देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जितने भी हार्ट के हैं तो उसको रिकॉर्ड करता है। और इसको ईकेजी भी कहा जाता है, लेकिन अमेरिका में इसको ईकेजी कहा जाता है और इंग्लैंड में इसको ईसीजी कहा जाता है। दोनों चीज़ें बराबर हैं, एक ही चीज़ है दोनों। तो ईसीजी को समझने से पहले बेहतर ये है कि हम हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको एक ओवरव्यू देख लें कि आखिर ये ईसीजी जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की होती कैसे है, क्योंकि ये फिर आगे हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे काम आएगी। तो अगर हम हार्ट को बनाएं तो whenever we make a heart, so this side is your left side and this is your right side। क्योंकि लेफ्ट अगर आप एनाटॉमिकल पोजीशन देखें तो ये लेफ्ट आती है एंड दिस इज द राइट, तो हम इसको लेफ्ट हार्ट कंसिडर करते हैं फिजियोलॉजिकली, और इसको जो है हम राइट हार्ट फिजियोलॉजिकली कंसिडर करते हैं। अब जो आपका राइट हार्ट होता है वहाँ पे आपके पास एक नोड होता है जिसको हम पेस मेकर कहते हैं। पेस इंग्लिश में कहते हैं भागने को, और मेकर मतलब ये है कि आप पेस मेकर हैं और आप जो है एक दौड़ क्रिएट करते हैं। तो ऐसे नोट क्या करता है कि ये डिपोलराइजेशन कॉज करता है सारे हार्ट में। ये एट्रिया में मौजूद होते हैं, ये दो जो हैं ये एट्रिया हैं, दो जो नीचे हैं ये वेंट्रिकल्स हैं। तो जो ऊपर के दो चेंबर्स हैं इसमें जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को क्रिएट करना होता है तो ऐसे नोट फायर करता है। सो व्हेनेवर ऐसे नोट फायर्स तो आपके पास डिपोलराइजेशन सेल टू सेल होती है। इसका कोई स्पेशलाइज्ड नेटवर्क या तारे यहाँ पे नहीं है। सो ये सेल टू सेल प्रोपगेट करता है और वो सारी की सारी फिर यहाँ से डिपोलराइजेशन नीचे की तरफ जा रही होती है। अच्छा, अगर ये यहाँ तक आ जाती है तो यहाँ से ये नीचे एट्रिया वेंट्रिकल्स तक नहीं जा सकती। इसका कोई रास्ता नहीं है कि ये यहाँ से डायरेक्ट वेंट्रिकल्स में आ जाए, यहाँ से डायरेक्ट वेंट्रिकल्स आ जाए। इसका एक ही रास्ता है और यहाँ पे एक मौजूद होता है, उसको कहते हैं एक और नोड जिसको कहते हैं एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एवी नोड क्या करता है कि जब ये सिग्नल्स आते हैं तो ये वो रास्ता क्रिएट करता है कि जिसके थ्रू सिग्नल्स जो हैं वो नीचे आ सकते हैं। अब अगर आप यहाँ नोट करें तो एट्रिया में आपके पास स्पेशलाइज सिस्टम मौजूद नहीं है। सेल टू सेल डिपोलराइजेशन हो रही है और वो दोनों को डिपोलराइजेशन के बाद ये कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेंगे। सो contraction is followed after the depolarization. So whenever depolarization occurs, it is going to be followed by a contraction. तो ये दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और तब ये सिग्नल यहाँ पहुँच जाता है। ये थोड़ा सा डिले कॉज करता है इस सिग्नल में, और ताकि ये पहले कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और ये फिर बाद में कॉन्ट्रैक्ट करें। तो ये डिले जो है ये एवी नोड कॉज करता है। जब एवी नोड तक आ जाती है तो एवी नोड के बाद यहाँ पे अब एक स्पेशलाइज सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। जो स्पेशलाइज सिस्टम है इससे मुराद ये है कि जैसे कि हम इसको आम अल्फाज में आप बिजली की तारें समझ लें कि जिससे बिजली बहुत तेज़ी से गुजर सकती है। तो ये स्पेशलाइज सिस्टम जो है इसका काम ये होता है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है या डिपोलराइजेशन है इसको इधर उधर जाने के बजाय स्पेशलाइज्ड एरिया तक पहुँचाए और बहुत ज़्यादा स्पीड में पहुँचाए। तो ये जो एरिया है जो मैंने ब्लू में बनाया है इसको कहते हैं बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज जो है वो नीचे आके दो में डिवाइड हो जाता है, एक यहाँ आ जाता है और एक यहाँ आ जाता है। अब इस पूरे सिस्टम को ये और ये दोनों, इन दोनों को मिला के हम इसको कहते हैं परकंजी सिस्टम। तो परकंजी सिस्टम एग्जिस्ट करता है ताकि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की फ़्लो है वो इधर उधर भी ना जाए और वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आए और जो जगह तक पहुंचनी है वो पहले पहुंचे। सो दिस इज़ लेफ्ट बंडल ब्रांच, दिस इज़ राइट बंडल ब्रांच। ये परकंजी ब्रांचेज हैं परकंजी सिस्टम की, और ये क्या करती हैं कि यहाँ पे डिपोलराइजेशन कॉज करेगी और ये यहाँ पे डिपोलराइजेशन कॉज करेगी। सो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ हाउ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट वर्क्स। अगर इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम रिकॉर्ड करें किसी पेपर पे तो उसको हम कहते हैं ईसीजी। लेकिन ये इसमें लीड्स होती हैं, फिर कंफ्यूजन ये होती है कि लीड्स आखिर हैं क्या। बेसिकली हमारे पास 12 लीड्स होती हैं जो 12 एंगल से इस हार्ट को कवर करेंगी। तो उसको हम डिस्कस करते हैं, ये डायग्राम यहीं रहेगी। एंड नाउ वी गोइंग टू डिस्कस द 12 लीड्स। अगर आप अमेरिका में हो या आप सूडान में हो, जहाँ पे भी होंगी, एक नॉर्मल ईसीजी की 12 लीड्स होती हैं। कभी भी 3 नहीं होती, 6 नहीं होती, 9 नहीं होती। देयर ऑलवेज स्टैंडर्ड ईसीजी की जो लीड्स होती हैं वो 12 होती हैं, जिससे आप पूरे हार्ट को डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं। तो हम अगर उसके नाम लिखना शुरू करें, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच लीड टू यू। तो हम ऐसा करते हैं कि स्टार्ट करते हैं ए वी आर से और फिर लिखते हैं ए वी एल। देखें ए वी आर का मतलब है कि ये लीड जो है ये आपकी राइट, इस जगह को अगर हम नोट करें तो
तो ये आपके राइट आर्म पे लगता है, यहाँ पे आपके लग जाता है ये लीड, और एल से मुराद ये है कि ये लेफ्ट यहाँ पे लगेगी, तो ये एक लीड यहाँ लगेगी, एक लीड यहाँ लगेगी। अगर इसकी डायरेक्शन देखें तो दिस इज द लेफ्ट साइड, तो ये जो आपकी लीड होगी, जिस एंगल से आप इसको एक कैमरे की तरह इसको कंसिडर करें कि ये एक व्यू दिखा रहा है आपको, तो ये इस साइड से एक व्यू दिखा रहा है और इसका नाम हम रख लेते हैं AVL, जैसे मैंने वहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया। फिर यहाँ पे जो आएगी या इस एरिया को दिखाएगा, दिस इज AVR। अब इसमें आप एक खास चीज़ नोट करें कि AV का क्या मतलब है। देखिए हार्ट सेंटर में है, आप लीड्स यहाँ लगा रहे हैं, ठीक है। अब ये तो नहीं हो सकता ये व्यू देखने के लिए हम इस रिब केज को तोड़ के अंदर कहीं लीड लगाएं, क्योंकि हमने तो सुपरफिशियली इसको लगाना है। तो इंग्लिश में ऑगमेंट जो वर्ड है कि हमने ऑगमेंट किया, उसका मतलब होता है बढ़ाना। तो ECG मशीन क्या करती है कि यहाँ तक जब सिग्नल आता है हार्ट का, तो वो उसकी सिग्नल को बढ़ा देता है, वोल्टेज को बढ़ा के हमें पेश करता है ताकि हमें नजर आ सके। सो AV स्टैंड्स फॉर ऑगमेंटेड वोल्टेज, और जिस साइड पे वो लगेगा तो वो लगेगा। अगर ये राइट है तो हम इसके साथ राइट ऐड कर देंगे, और अगर ये लेफ्ट है तो हम उसके साथ लेफ्ट ऐड कर लेंगे। तो ये इस लीड का मतलब हुआ कि AVR AVL ये दो एंगल्स हमने कवर कर लिए। तो एक कैमरा मैं बना लेता हूं, यहां कैमरा, तो ये कैमरे का व्यू है इस साइड से और ये कैमरे का व्यू है इस साइड से। तो ये कैमरा जो है इस एरिया को कवर कर रहा है और वो कैमरा जो है वो इस एरिया को, बट नॉट फ्रॉम द फ्रंट, फ्रॉम द साइड्स, कि यहां से जो व्यू नजर आ रहा है, नॉट फ्रॉम द फ्रंट, ये इसका काम नहीं है, इसको आगे डिस्कस करते हैं। तो दो व्यूज तो हमने कवर कर लिए। उसके बाद हमारे पास आता है इसी से मिलता जुलता नाम, और वो है AVF। अब AVF का मतलब ये है कि जो F आगे, इसका मतलब है फुट, तो ये लेफ्ट फुट पे लगता है और ये आपको नीचे से एंगल दिखाता है। इसका हम नाम रख लेते हैं AVF। सो AVF इज गोइंग टू शो यू द व्यू फ्रॉम डाउन अप, लेकिन फिर वही बात कि ये फ्रंट या बैक, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये नीचे से दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द हार्ट, तो ये इस तरह का एंगल है, इट्स नॉट लाइक दिस। और वो जो AVL है वो यहां से दिखाएगा, AVR इसको यहां से दिखाएगा, एंड AVF फ्रॉम द डाउनवर्ड एरिया। ये नाम बड़े जरूरी हैं, अभी इसको हम डिस्कस करते हैं कि कहां पे ये काम आएंगे। लेकिन तीन लीड्स हमने डिस्कस कर लिए, ऑगमेंटेड वोल्टेज फुट, ऑगमेंटेड वोल्टेज लेफ्ट, ऑगमेंटेड वोल्टेज राइट। इसमें एक छोटी सी बात मैं डिस्कस करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग, ये स्टूडेंट्स जो हैं, ये सवाल करते हैं कि हम जब प्रैक्टिकली ECG करते हैं तो हम दो लीड्स पाँव पे लगाते हैं, एक नहीं लगाते। तो यहां तो एक ही लीड है, जो दूसरी लीड होती है उसको काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि वो अर्थ होती है, वो सिग्नल को कंप्लीट करने के लिए वो एक लगाई जाती है, वो व्यू नहीं होता। सो दैट्स द अर्थ लीड, अगर आप प्रैक्टिकल में उसको देखें। उसके बाद हम आ जाते हैं फ्रंट टू बैक लीड्स देख लेते हैं, एंटीरियर टू पोस्टीरियर किस तरह व्यू हुआ जाता है, किया जाता है। उसके लिए सिंपल से नाम है, V1 से लेकर V6 तक जाएंगे, V3 V4 V5 और V6। अब V1 क्या करता है कि V1 यहाँ से शुरू होता है, V1 V2, ये जो सेप्टम है यहाँ पे V3 आ जाएगा, फिर V4 और फिर V5। अब ये जो व्यूज़ हैं ये फ्रंट टू बैक हैं। आप इस तरह देख लें जैसे कि हम बोर्ड के सामने से देख रहे हैं, तो ये फ्रंट टू बैक हैं। सो ये एंटीरियर पोस्टीरियरली आपको हार्ट का व्यू दिखाते हैं, यहाँ से फ्रंट फुल व्यू आपको दिखाते हैं। सो दिस इज द एंटीरियर लीड्स, और इसको हम कहते हैं चेस्ट लीड्स। ये जो सारी लीड्स हैं, अब ये हो गई चेस्ट लीड्स, इसको लिम्ब लीड्स कहते हैं। ये जो हो गई, इनको हम कहते हैं लिम्ब लीड्स। लिम्ब लीड्स इसलिए कहा जाता है कि ये आपके लिम्ब्स पे लगती हैं। अब हमारे पास अगर हम इनको गिने तो 6 ये हो गई और 3 ये हो गई, टोटल 9 हो गई। अब हमारे पास 3 रह गई हैं। अब 3 फिजिकली लगाई नहीं जाती, यू कैन नॉट पुट देम ऑन। ये ECG मशीन की कमाल है कि वो इन 3 लीड्स को निकालता है। लेकिन वो कैसे निकालता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि AVR और AVL और AVF, जैसे मैंने जिक्र किया कि ये एक व्यू है, ठीक है। तो अगर व्यू है तो आपके व्यू का पेरिफेरल विजन होता है। जैसे कि मैं देख आपको रहा हूं, लेकिन मुझे अपनी पेरिफेरल विजन में यहाँ पे ये मार्कर्स भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो हर एक व्यू का एक पेरिफेरल विजन है।
मैं इसको रीड्रॉ कर देता हूँ और अभी आपको दिखाता हूँ कि ये पेरिफेरल विजन से मेरी क्या मुराद है। अब देखिए ये डायरेक्ट व्यू में है इसके, ये AVR का काम है और ये AVL का काम है। ये जो मैंने एरिया बनाई ये डायरेक्ट विजन है जो इसको क्लियर नज़र आ रही है। फिर ये जो एरिया है जो मैं डॉट्स में बनाऊंगा, बल्कि मैं इसको ब्लू में बना लेता हूँ। सो ये जो एरिया है ये इसकी पेरिफेरल विजन में आ रहा है, AVR की पेरिफेरल विजन में। तो एक पेरिफेरल विजन उसकी यहाँ हो गई और एक पेरिफेरल विजन उसकी यहाँ हो गई। सिमिलरली AVL की आधी पेरिफेरल विजन यहाँ है और आधी पेरिफेरल विजन यहाँ है। फिर AVF की आधी पेरिफेरल विजन यहाँ है और आधी पेरिफेरल विजन यहाँ है। ठीक है, अब ECG मशीन क्या करता है कि दो लीड्स की पेरिफेरल विजन को मिलाता है। जैसे AVR और AVL की पेरिफेरल विजन को मिला लेता है, इन दोनों पेरिफेरल विजन को, और एक विजन बना लेता है। मैं ब्लू में ही इसको बना लेता हूँ और इस एक विजन को कहा जाता है, ये जो एक व्यू आ गया अब आपके पास, ये ECG मशीन आपको ढूंढ के देती है, दिस इज नोन एज लीड 1। ये लीड 1 हो गई। फिर इन दोनों को जब कंबाइन किया जाता है तो ये आपके पास आ गई लीड 2, और फिर ये जब कंबाइन किया जाता है तो ये आपके पास आ जाती है लीड 3। सो ये हमारे पास अब टोटल लीड्स हो गई 1 2 3। अब अगर आप हार्ट को देखें तो हार्ट कंप्लीट हर एंगल से कवर हो चुका है और हर एंगल से ये कैमरे उसको देख रहे हैं और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को नोट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को नोट करने पे आते हैं कि उसकी डिस्क्रिप्शन किस तरह होती है, बट आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड कि ये पीछे जितना भी इसका बैकग्राउंड है ये क्या है। सो ये जो हमने कंप्लीट सिस्टम बनाया है, दीज आर द व्यूज ऑफ द हार्ट। फ्रंट टू बैक हम देखते हैं V1 V2 V3 चेस्ट लीड्स के थ्रू, और ये जो ओवरऑल साइड इसके व्यूज हैं सारे, ये हम देखते हैं थ्रू लिम्ब लीड्स। और ये फिर जो उसके और लीड्स इसके साथ आ गए जो डिफरेंस उससे निकाला है। अभी हम डिस्कस करते हैं कि ECG आखिर पेपर पे नज़र कैसे आती है। मैं इसको मिटा देता हूँ और उसको रहने देता हूँ। वी जस्ट गोइंग टू डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट दिस थिंग कि आखिर ये ECG पे हमें नज़र कैसे आता है। देखें, जब आप नॉर्मल ECG देखते हैं तो उसमें आपको कुछ लकीरें नज़र आती हैं। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि ECG बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो है बहुत जब हार्ट का कोई इशू आता है, बहुत सीरियस इशू आता है, और अगर आप उसको एज अ डॉक्टर मिस कर दें, द पेशेंट माइट डाई। वन ऑफ माई फ्रेंड्स और कॉलीग जो बहुत पहले उन्होंने एक गलती कर दी थी कि उन्होंने एक MI के पेशेंट को नॉर्मल लेबल कर दिया था। तो एज अ डॉक्टर उसको देखना कि ECG में कोई मसला है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ वाई आई एम्फेसाइज टू अंडरस्टैंड ECG कम्प्लीटली। लेकिन आपको पेपर पे नज़र क्या आता है? पेपर में आपको नज़र आता है, वैसे तो आपको ये चीज़ नज़र नहीं आएगी, लेकिन विद प्रैक्टिस यू विल अंडरस्टैंड कि P वेव कौन सा है, QRS कौन सा है। बट टू सिंप्लीफाई वर्जन जो बुक्स में दिया गया वो इस तरह है। सो ये पहली वेव आती है, फिर ये वेव आती है, फिर ये वेव आती है, फिर ये वेव आती है, एंड देन फाइनली अनदर वेव आती है। अब इनको नाम दिए गए, सिंपल से नाम है, एक P, ये Q, ये R, ये S, ये T। नाउ व्हेन आई वाज इन फाइनल ईयर आई हैड दिस क्वेश्चन इन माय माइंड कि आखिर ये वेव्स एग्जैक्टली ऐसे क्यों बनते हैं, ये वेव्स कोई और शक्ल के क्यों नहीं बनते, व्हाई इज इट लाइक दिस, और हम क्यों P वेव को, जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ ये वेव्स हैं किस लिए, कि जब एट्रिया डीपोलराइज करता है, रिमेंबर स्टूडेंट्स दे मेक अ मिस्टेक व्हेन वी आस्क देम कि P वेव क्या है, तो वो कहते हैं ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वेव है। नो, दिस इज नॉट अ वेव ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज अ वेव ऑफ एट्रियल डीपोलराइजेशन, बिकॉज दिस इज एन इलेक्ट्रिकल इवेंट। आप इसको मैकेनिकल इवेंट्स के साथ मिक्स नहीं कर सकते। सो P वेव इज एन इलेक्ट्रिकल इवेंट जो एट्रिया की डीपोलराइजेशन को शो कर रहा है। जब एट्रिया डीपोलराइज करेगा तो आपके पास पेपर पे P वेव आएगा। उसके बाद आपके पास वेंट्रिकल्स डीपोलराइज करते हैं, तो जब वेंट्रिकल्स डीपोलराइज करेंगे तो आपके पास ये QRS कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसको QRS कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और उसके बाद T वेव बेसिकली आपके वेंट्रिकल्स का रीपोलराइजेशन वेव है, इसकी रीपोलराइजेशन वेव है कि जब ये वापस रीपोलराइज करता है। बट द प्रॉब्लम इज कि क्वेश्चन नंबर 1 के आखिर एट्रिया की रीपोलराइजेशन वेव कहाँ गई? वेंट्रिकल की हमने बना ली, वेंट्रिकुलर की डीपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन, बट एट्रियल रीपोलराइजेशन वेव इज मिसिंग। नाउ द आंसर इज कि जो मास है वो इसका ज्यादा है वेंट्रिकुलर। तो जब वेंट्रिकुलर मास या वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं या वो डीपोलराइज हो रहे होते हैं, उसी टाइम ये रीपोलराइज हो रहा होता है। सो बेसिकली QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो मास्क कर देता है आपके एट्रियल रीपोलराइजेशन वेव को। दैट्स व्हाई यू डोंट सी द एट्रियल रीपोलराइजेशन। बट द क्वेश्चन, कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन जो मुझे फाइनल ईयर में आया था, वो ये कि P वेव अगर एट्रियल डीपोलराइजेशन वेव है तो ये ऊपर क्यों है? चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं ये ऊपर है, लेकिन फिर रीपोलराइजेशन की वेव तो होनी ऐसी चाहिए थी ना। कॉमन सेंस तो ये कहता है
कि इसको तो ऐसा होना चाहिए था, नीचे होना चाहिए था, क्योंकि तो रिपोलराइजेशन की वेव है। फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की नोकें निकली हुई हैं और इनकी नोकें नहीं निकली हुई। टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना होगा वेक्टोरियल सिस्टम, कि आखिर ये होता किस तरह है। सो नाउ वी आर गोइंग टू कम टू द वेक्टोरियल सिस्टम, कि आखिर वेक्टर्स किस तरह बनते हैं। नाउ आई नो दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल बोरिंग, ये वेक्टर्स नोट करना, बट ट्रस्ट मी, जैसे ये वेक्टर्स खत्म होंगे एवरीथिंग इज गोइंग टू मेक सेंस, कि आखिर ये ईसीजी क्यों इस तरह है। सो वेक्टर बेसिकली है क्या, पहले उसको समझ लें और उसके बाद फिर मैं डिफरेंट वेक्टर्स ड्रॉ करता हूँ। देखिए, आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ये लाइन जो है, जितनी वो लाइन बड़ी होगी वो इतनी मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। सो ये आपके मैग्नीट्यूड को शो करता है, लाइन बड़ी मैग्नीट्यूड बड़ा, लाइन छोटी मैग्नीट्यूड छोटा। जो एरो है इसके आगे वो दिखाता है कि डायरेक्शन वेक्टर की कहाँ है, ये उधर जा रहा है, ये उधर जा रहा है, ये उधर जा रहा है, जैसे हमने फिजिक्स में भी डिस्कस किया था या फिजिक्स में पढ़ा था हमने एफएससी में। सो वेक्टर की जो लेंथ है दैट इज गोइंग टू शो यू द मैग्नीट्यूड, कितना जोर है इसमें, और जो ये आपका एरो है ये डायरेक्शन ऑफ दिखाएगा आपको कि किस तरफ जा रहा है। इसके बाद एक और चीज़ है कि अगर हम इसके साथ पॉजिटिव ऐड कर दें तो इसका मतलब ये है जिस तरफ जा रहा है सब कुछ पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहा है, और अगर हम इसके साथ नेगेटिव ऐड कर लें तो मतलब ये जिस तरफ जा रहा है सब नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहा है। सो फॉर द टाइम बीइंग वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक, और इसके बेस पे हम यहाँ पे जितने भी वेक्टर्स बनेंगे उसको डिस्कस करेंगे। सो अभी मैं रेड में बनाता हूँ कि अब ये जो आपका एसए नोड है, सबसे पहला वेक्टर वो ये है कि जब एसए नोड फायर करता है तो ये जो छोटे छोटे मैंने एरोज बनाए हुए हैं, ये छोटे छोटे एरोज बेसिकली डीपोलराइजेशन की वेक्टर्स हैं। ये एक एक सेल डीपोलराइज कर रहा है, जैसे मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि देयर इज नो स्पेशलाइज्ड सिस्टम एग्जिस्टिंग इन एट्रिया। तो ये एक एक सेल जो है वो डीपोलराइज हो रहा है। डीपोलराइज का मतलब ये है कि आपने सेल से पोलैरिटी खींच ली है। जीरो आप इस तरह समझ लें कि अर्थ का जो इक्वेटर है वो जीरो है। अगर आप नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो ये भी पोल है, अगर आप साउथ पोल की तरफ जाएंगे दैट इज ऑल्सो अ पोल। तो बेसिकली आप जितना इक्वेटर से दूर जाते हैं तो आप पोलर होते जाते हैं। अब डिपेंड करता है आप किस तरफ पोल हो रहे हैं। सो बेसिकली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 पे होता है या -70, डिपेंड करता है कौन सी सेल की हम बात कर रहे हैं, लेकिन माइनस में है ये, मतलब ये एक पोल पे है। जब हम इसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएंगे मतलब हम इससे पोलराइजेशन खींच रहे हैं। सो ये डीपोलराइज हो रहा है, तो ये पोलैरिटी लूज कर रहा है। तो व्हेन अ सेल लूजेज अ पोलैरिटी तो वो पॉजिटिविटी की तरफ जाता है। तो इसलिए ये सारे सेल जो हैं ये पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। अब हमने सबको पॉजिटिव करना स्टार्ट कर दिया है और ये सारे के सारे सेल्स जो हैं ये पॉजिटिव हो रहे हैं। अगर हम इन सारे को ऐड करें इन सबको तो हमारे पास पहला वेक्टर आता है, एंड द फर्स्ट वेक्टर इज, उसको देखें डाउनवर्ड है, छोटा है और प्लस है। ये फर्स्ट वेक्टर है। मैंने इसको छोटा इसलिए बनाया है क्योंकि वो छोटा है, ठीक है। अच्छा, फिर हम आते हैं एवी नोड की तरफ। नाउ एवी नोड यहाँ पे तो बहुत छोटा है, मैं उसका जूम्ड इन वर्जन आपको दिखा देता हूँ कि आखिर अगर आप इसको जूम करेंगे तो ये आपको कैसे नजर आएगा। दिस इज एवी नोड। अब एवी नोड में भी यही होता है कि ये जो वेक्टर्स हैं ये नीचे की तरफ बनेंगे और ये डीपोलराइजेशन कॉज करेंगे, मतलब इसमें प्लस साइन आएगा, डीपोलराइजेशन प्लस होगा। हम दूसरा वेक्टर बना लेते हैं कि ये डाउनवर्ड है और प्लस है। मैंने वेक्टर बहुत छोटा इसलिए बना दिया कि ये छोटा वेक्टर है। फिर हम क्या करते हैं कि इसके बाद ये सिग्नल जो हैं ये सिग्नल अब पहुंचते हैं बंडल ऑफ हिज, ठीक है। लेकिन बंडल ऑफ हिज में थोड़ा सा इशू है, वो ये है कि ये सिग्नल डायरेक्ट एवी नोड से नीचे नहीं आ सकते क्योंकि ये जो है इंसुलेटेड है, इर्द गिर्द हर तरफ से इंसुलेटेड है, तो बिजली डायरेक्ट नीचे जा नहीं सकती और सेल्स को डीपोलराइज नहीं कर सकती। तो ये क्या करती है कि इसमें यहाँ पे बंडल ऑफ हिज में यहाँ पे एक डिफेक्ट होता है, तो ये सिग्नल्स यहाँ से गुजर के इसके साथ साथ और ये नीचे से री एंटर होते हैं। तो जब ये री एंटर होते हैं तो इसकी डायरेक्शन अपवर्ड हो जाती है, ये नीचे से ऊपर की तरफ इसको डीपोलराइज करता है। सो द थर्ड वेक्टर जो हमारा उसका बन रहा है बंडल ऑफ हिज का, वो हमारे पास अपवर्ड बन रहा है और कदरी बस बड़ा है ऐसे नोड से, लेकिन इट इज सॉरी ऐसे नोट कह रहा हूँ एट्रिया से, बट इट इज स्टिल इन द सेम रेंज, छोटे हैं ये वेक्टर्स। तो ये आपके पास पॉजिटिव आ गया। और यहाँ पे नोट करें कि यहाँ पे अब जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है क्योंकि आपके पास स्पेशलाइज स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है। ये हमारे पास तीन एरियाज हो गए कि अब
डीपोलराइजेशन हो गई। अब एक और एरिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, जो जिसमें आपके हार्ट का मेजर मसल है, जो ज़्यादातर मस्कुलर एरिया है, वो आपका ये एरिया है, ये दिस होल एरिया। अब इस होल एरिया को जब ये जगह डीपोलराइज हो जाए तो फिर ये यहाँ से जो डीपोलराइजेशन है, इट्स गोइंग टू क्रिएट डीपोलराइजेशन इन दिस पार्ट ऑफ द मसल, और ये भी पॉजिटिव होगा। सो ये जो मेजर एरिया है इसका आप अगर अब देखें तो मैं इसका जो फोर्थ वेक्टर है वो मैं बड़ा बनाऊंगा और ये भी पॉजिटिव होगा, बट इट इज बिगर देन द अदर वंस। व्हाई? बिकॉज उसका मस्कुलर मास बहुत ज्यादा है। अब इसमें दो एरियाज रह गए, इसको हम एक ही कंसिडर करेंगे, वो ये एरिया है और ये एरिया है। इसको कवर करने के लिए ये जो आ रहा है ना, तो ये करता है, तो दिस इज अपवर्ड एंड इट्स पॉजिटिव। अब इसको भी हम बना लेते हैं ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट वेक्टर, इसके बाद एक वेक्टर रह गया एंड देन वी आर डन, फिर ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। सो दिस इज अपवर्ड एंड इट इज पॉजिटिव, ठीक है। सो नाउ आप अगर इसको देखें तो द हार्ट हैज कंप्लीटली डीपोलराइज्ड। ये भी डीपोलराइज हो गया था, लेकिन जब ये डीपोलराइज हो रहा था तो वो पीछे रिपोलराइज हो गया था। लेकिन अब रीपोलराइजेशन की बात है। नाउ हाउ इज इट गोइंग टू रीपोलराइज, कि आखिर ये रिपोलराइजेशन अब कहाँ से शुरू होगी। देखिए, इसकी रिपोलराइजेशन की बात हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो तो ईसीजी पे वैसे भी नजर नहीं आती। हम बात करेंगे वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन वेव्स की। देखिए, इसमें एक बात नोट करने की ज़रूरी ये है कि देखिए, वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन स्पेशलाइज सिस्टम के थ्रू होती है जिसमें परकंजी सिस्टम एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर आप इसको रिपोलराइज करेंगे तो उसका सिस्टम बिल्कुल वैसा होगा जैसे एट्रिया का है, उसमें स्पेशलाइज स्ट्रक्चर यूज नहीं होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी स्लो। फर्क यही है कि ये स्लो है, ये सिस्टम फास्ट है। तो रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल इज गोइंग टू बी वेरी स्लो। स्लो एज इन एज कंपेयर टू एट्रिया, तकरीबन वैसा ही वो, जैसे वो डीपोलराइज करता है वैसे ये रिपोलराइज करेगा। इसमें एक और बात जो हमें नोट करनी है कि अगर ये सेल्स हैं, देखें ये तो अब स्पेशलाइज सिस्टम चला गया है ना, ये एक सीरीज ऑफ सेल्स है। सो डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो हमेशा याद रखना चाहिए कि देखें, अगर हमने डीपोलराइजेशन यहाँ से की, मतलब पहले ये पॉजिटिव हुआ, फिर ये पॉजिटिव हुआ, फिर ये पॉजिटिव हुआ, फिर ये पॉजिटिव हुआ, और इस तरह गया। रिपोलराइजेशन एग्जैक्टली ऑपोजिट होगी, तो रिपोलराइजेशन वहां से स्टार्ट हो जाएगी। सो द सेल दैट इज depolarized first will be the one that is repolarized last, ठीक है। अब जो आपकी रिपोलराइजेशन की वेव बनेगी वो फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड जाएगी, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। सो अब हमने बना लिया है एक वेक्टर, आखिरी वेक्टर है ये, एंड दिस इज द सिक्स्थ वेक्टर एंड दिस इज गोइंग अपवर्ड एंड दिस इज नेगेटिव। नेगेटिव मैंने इसलिए लिखा है कि ये सारे के सारे सेल्स को वापस नेगेटिव कर रहा है, सारे के सारे सेल्स को नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहा है। सो दिस इज द रिपोलराइजेशन वेव। सो अभी हमने ये वेक्टर सारे ड्रॉ कर दिए हैं, उस डायग्राम को मैं आप रहने देता हूं। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि ईसीजी पेपर पे वेव कैसे बनेगी। सो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक फिजियोलॉजिकल डायग्राम। मैं छोटा बना लेता हूं हार्ट को, ठीक है। दिस इज अ हार्ट, लेफ्ट साइड, राइट साइड, और हम इसमें वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, बट दिस इज अ सिंपल डायग्राम ऑफ अ मैन, ठीक है। ये उसका हाथ हो गया और ये दूसरा हाथ हो गया, एंड बस अब हमने ये बना लिया। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब हमने करना क्या है कि हमने एक गैल्वानोमीटर लेना है। गैल्वानोमीटर ये है कि हम एक चीज़ में चेक करते हैं, एक मीटर होता है कि उसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। बस एक सिंपल सी डिवाइस है जो सिर्फ चेक करती है। हम इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहते, मैं सिर्फ एक पे आपको समझाना चाहता हूँ, एक गैल्वानोमीटर पे। बाकी ये सारा कॉन्सेप्ट हर एक पे अप्लाई होता है। तो अगर आप 12 लीड्स लगाएंगे तब भी ये होगा। अभी हम सिर्फ एक ही लीड पे देख लेते हैं कि आएगा कैसे। तो हम क्या करते हैं, गैल्वानोमीटर लेने के बाद हम, उसकी दो तारें होती हैं कि बिजली तो फ्लो करेगी ना, एक साइड से दूसरी साइड जाएगी, तो वो फ्लो देखना होता है। तो ये उसकी एक लीड हो गई गैल्वानोमीटर की, ये दूसरी लीड हो गई। जैसे कि हम उसकी लीड्स अटैच करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा नज़दीक बना लेता हूँ क्योंकि हमारे पास बोर्ड पे स्पेस नहीं है। एक हम यहाँ अटैच कर देते हैं लीड, और एक लीड जो है हम पाँव से ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई गैल्वानोमीटर। अच्छा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है गैल्वानोमीटर का और ये नेगेटिव टर्मिनल है गैल्वानोमीटर का। अब इसके अंदर है सुई। अब जब भी
बिजली गुजरेगी इसमें से तो ये गैल्वानोमीटर मूव करेगा। अब ये किस डायरेक्शन में मूव करता है वो हमें बताता है। अगर ये ऊपर जाता है मतलब ये पॉजिटिव शो कर रहा है, नीचे जा रहा है नेगेटिव। रिमेंबर इट हैज नथिंग टू डू विद दीज टू टर्मिनल्स, ये टर्मिनल्स की पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स हैं। ये डिफ्लेक्शन जो है ये बस ऊपर पॉजिटिविटी है नीचे नेगेटिविटी, इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। सो व्हाट वी डू इज कि हम इस गैल्वानोमीटर का शीशा तोड़ देते हैं। ये शीशा हमने तोड़ा और हमने इस सुई को थोड़ा सा बड़ा कर दिया और इसके नीचे हमने इंक लगा दी। अब इंक लगाने के बाद ये पेपर जो है इसके नीचे हमने पेपर रख लिया और अब ये पेपर रोल कर रहा है। गैल्वानोमीटर मूव नहीं करेगा, सिर्फ सुई मूव करेगी और ये पेपर मूव करेगा। सो पेपर मूव करेगा और गैल्वानोमीटर अपनी वो शो करेगा। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला जो वेक्टर है वो है नंबर 1, तो उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, पॉजिटिव है। सो व्हेन अ वेक्टर इज गोइंग डाउनवर्ड्स, मैथ सिंपल मैथ कहता है पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इज पॉजिटिव, तो ये डिफ्लेक्शन कहां होगी, पॉजिटिव होगी। बट एज आई टोल्ड यू कि इसमें स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये स्लो डिपोलराइजेशन होगी। स्लो डिपोलराइजेशन से मुराद ये है कि ये आराम से ये सुई उठेगी और आराम से नीचे जाएगी। सो ये सुई तो मूव कर रही है ना, लेकिन ये पेपर, सुई तो मूव कर रही है, पेपर भी मूव कर रहा है। तो ये जब डिफ्लेक्शन करती है तो ये सुई ऊपर गई और नीचे आ गई। इसने पहला वेव बनाया जिसको हम कहते हैं पी वेव। अब यहां से आपको क्लियर है कि पी वेव जो है वो डीपोलराइजेशन है ऑफ द एट्रिया। उसके बाद आते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर का जो वेक्टर है वो मैंने आपको वो देखिए जूम्ड इन दिखाया था, दैट वाज द एवी नोड। कि एवी नोड में वेक्टर जो बनता है वो ये है। अगर आप देखें तो मुझे अपनी आंखों से भी वो वेक्टर नजर नहीं आ रहा, ठीक है। ईसीजी मशीन को लगता है कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, ईसीजी मशीन इसको डिटेक्ट नहीं कर सकती। दैट इज वाई आपको एक सीधी लाइन मिलती है जिसको हम आइसो इलेक्ट्रिक लाइन कहते हैं। एक सीधी लाइन आपके पास आ गई, ठीक है। ये दूसरा वेक्टर भी हो गया, इसके साथ टिक लगा ले जो हमने कर लिया। अब तीसरे वेक्टर की बात है। तीसरा वेक्टर वो था कि जिसमें मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे बंडल ऑफ हिज में डिफेक्ट है और ये नीचे से ऊपर जाएगा। तो ये जब नीचे से ऊपर जाता है तो ये पॉजिटिविटी करता है, तो डायरेक्शन इज अपवर्ड। अगर आप यहाँ से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज नेगेटिव, ये नेगेटिविटी होगी, मतलब ये जो आपकी सुई है ये नीचे की तरफ जाएगी। बट द थिंग इज कि अब ये परकंजी सिस्टम है, ये तेज है, तो जब ये तेज है तो ये सुई एकदम नीचे जाएगी और ऊपर आ जाएगी। तो ये आपके पास एक डिफ्लेक्शन शो कर देगी जिसको हम कहते हैं क्यू वेव। अब ये वेव ये छोटी क्यों है, क्योंकि इसका वेक्टर छोटा है। जितना वेक्टर बड़ा उतनी आपकी डिफ्लेक्शन बड़ी। तो ये वेक्टर छोटा है, इतना बड़ा नहीं है, तो इसने क्यू वेव बना लिया। फिर आगे चौथे वेक्टर पे। चौथे वेक्टर का अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि आपका एक बहुत मेजर एरिया जो है वो इसको कवर करता है और ये सारे वेक्टर जो हैं वो डाउनवर्ड हैं और पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, मतलब डीपोलराइजेशन है। तो जब ये नीचे की तरफ जाता है तो इट्स गोइंग डाउन, नीचे पॉजिटिव है, वो भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इज पॉजिटिव, तो डिफ्लेक्शन विल बी पॉजिटिव, लेकिन इट्स गोइंग टू बी वेरी फास्ट क्योंकि इट इज थ्रू परकंजी सिस्टम। तो ये आपके पास गया ऊपर और नीचे आ गया, इसको हम कहते हैं आर वेव। उसके बाद आपकी ये एरियाज रह गई, ये जो मैंने आपके साथ जिक्र किया था, ये आपका ये वाली वेव रह गई। अब ये देखें इसकी डायरेक्शन ऊपर है और ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव जब नेगेटिव की तरफ जाएगा तो वो नेगेटिव होगा, तो डिफ्लेक्शन विल बी नेगेटिव। परकंजी सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है तो ये नीचे की तरफ डिफ्लेक्शन करेगा। सो ये इसने नीचे डिफ्लेक्शन की, इसको हम कहेंगे एस वेव। उसके बाद हार्ट थोड़ी देर के लिए सांस लेता है कि मैं थोड़ी जगह पे आ जाऊं, उसके बाद अगला साइकिल शुरू करें जो कार्डिक साइकिल है। इसके बाद वाले टॉपिक में हम कार्डिक साइकिल डिस्कस करेंगे। सो एस वेव बनने के बाद जब ये सांस लेता है तो एक और आइसोइलेक्ट्रिक लाइन आ जाती है। अब आखिरी वो जो मेरा फाइनल ईयर में क्वेश्चन था कि पी वेव तो ऊपर है, आखिर टी वेव क्यों ऊपर है, इसको तो नीचे होना चाहिए था, वो यहाँ पे जवाब मिलता है। देखिए हमने सारी ये जो वेव्स हैं या अब वेक्टर्स हैं ये डीपोलराइजेशन किया। दिस इज द ओनली रीपोलराइजेशन वेव, इट इज अपवर्ड्स। आप वो देखें सेल टू सेल मैंने आपको दिखाया हुआ, इट इज स्लो, परकंजी सिस्टम नहीं है, और इट इज नेगेटिव। सो व्हेन नेगेटिव गोज टुवर्ड्स नेगेटिव इट्स गोइंग टू बी पॉजिटिव एंड इट डज नॉट इन्वॉल्व द परकंजी सिस्टम, तो डिफ्लेक्शन स्लो होगी। तो आपके पास आहिस्ता से ये ऊपर जाता है और ये नीचे आ जाता है, और इसको हम कहते हैं टी वेव। ये आपके पास हो गया एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईसीजी कि ईसीजी कि जो पेपर पे नज़र आता है वो इस तरह क्यों होता है, उसको कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है। आखिरी चीज़ बस मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद ये लेक्चर ख़त्म करते हैं, एंड दैट इज़ कि इन लीड्स का फ़ायदा क्या है, ये इतनी सारी लीड्स पे हम क्यों डिपेंडेंट होते हैं।
देखें कॉमन जो मोस्ट कॉमन एम आई है, एम आई की बहुत टाइप्स है, इंटीरियर वॉल एम आई है, इंटीरियर वॉल एम आई है, पोस्टीरियर वॉल एम आई है, आपके पास सेप्टल वॉल एम आई है, लेकिन द मोस्ट कॉमन दैट यू कम अक्रॉस इज इंफीरियर वॉल एम आई। अब नाम से ही पता है कि इंफीरियर वॉल एम आई। अब जो आपके एम आईज हैं वो भी ज़रा डिफरेंट हैं डिपेंडिंग ऑन द ट्रीटमेंट दैट यू आर गोइंग टू गिव। सो इंफीरियर वॉल एम आई जो है वो शो करता है कि आपका जो इंफीरियर वेंट्रिकल है वो इस वक्त इन्फार्क्ट से गुजर रहा है। लेकिन ईसीजी में हमें क्या नजर आता है, हमें हमेशा कहा जाता है आपको एक एसटी एलिवेशन देखनी होती है। दिस इज एन एसटी एलिवेशन। अब एसटी एलिवेशन कहाँ नजर आती है, वो आपको दिखाता है कि भाई आखिर हार्ट अटैक, जिसको एमआई को हार्ट अटैक हम कहते हैं, इंफीरियर वॉल एमआई क्यों हम इसको लेबल कर रहे हैं। देखें अगर आपके पास बुक्स में लिखा हुआ है 2, 3 AVF कि ये तीनों में अगर एसटी एलिवेशन आए तो आप इसको लेबल कर सकते हैं कि ये इंफीरियर वॉल एमआई है। ठीक है, बुक्स में तो लिखा हुआ है, लेकिन हाउ टू मेक इट एक्सेप्टेबल फॉर अस। ये एरिया जरा देखें ना अब आप, इस एरिया से नीचे कौन कौन सी लीड्स हैं, 2, 3 AVF, और ये जो एरिया है ये क्या है, दिस इज द इंफीरियर वॉल। सो वी कॉल इट द इंफीरियर वॉल एमआई बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल। इंशाल्लाह एक अगले लेक्चर में आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।